अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हुराना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज हम सब के लिए आसानियां पैदा करें, आमीन। पढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजिया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, अच्छी खासी हमाजहद शख्सियत हैं, बिजनेसमैन हैं, इसके अलावा और बहुत सारे टाइटल उनसे जुड़े हुए मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, और लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर और तजियाकार मोहतरम जनाब तसद्दुक़ केलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आमद का शुक्रिया, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानिब। सॉरी, सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, और बल्कि मैं दो तीन खबरों अखबारात से ये आपको सुनाऊंगा। फौज के दुश्मन पाकिस्तान के दुश्मन। नवाज शरीफ भारत पाकिस्तानी इदारों को कमजोर करना चाहते हैं, कौम साजिश नाकाम बनाएगी। अपोजिशन की तहरीक से कोई खतरा नहीं। और ये जो जुमला है ना कि नवाज शरीफ और भारत पाकिस्तानी इदारों को कमजोर करना चाहते हैं, इसके साथ साथ ये वजीर आजम ने यह भी कहा, इमरान खान का बयान है, कहते हैं नवाज शरीफ के बयानात भारतीय एजेंडे के मुताबिक हैं। ये कल एक इजलास हुआ, उसमें उन्होंने ये बातें की हैं। तो कैसे देख रहे हैं, वजीर आजम बरमला वाज़े तौर पर यह बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ जो कहते हैं उसमें भारत का ताल्लुक, उनके एजेंडा शामिल, और इसके साथ साथ वो और भारत जो हैं वो पाकिस्तानी इदारों को कमजोर करना चाहते हैं। जी हाँ, ये पिछले कुछ अरसे से नवाज शरीफ साहब की जो पुरानी अभी पिछले दिनों अपोजिशन के एपीसी के इजलास में जो स्पीच थी, उसके बाद से उनके मुसलसल कुछ बयानात इस तरह के आ रहे हैं जिसमें वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी कुछ बातें कर रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ तो कर ही रहे हैं। तो उस हवाले से मेरे ख्याल खान साहब ने इसको लिंक करने की कोशिश की है फौज के खिलाफ। ज़ाहिर है खान साहब की अपनी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो उनके पास सब अपने लोगों को दिखाने के लिए, अपनी साइड को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ तर्किश में तीर तो हैं जो उन्होंने चलाने हैं। तो उनमें से एक तीर ये है, मैं लास्ट टाइम भी ये कह रहा था कि सियासी मुखालफत अपनी जगह होनी चाहिए, इसी में तनव्वु है, इसी में आगे बढ़ने की सलाहियत है, लेकिन उसकी कोई ना कोई लिमिट्स होनी चाहिए। यानी आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि नवाज शरीफ के इन बयानात से मुल्क को या मुल्क के दुश्मनों को फ़ायदा हो सकता है कि वो इदारों के खिलाफ ना बोलें, लेकिन अगर आप ये कहें कि उनका इंडिया के साथ कोई गठजोड़ है या वो इंडिया के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, तो इसके लिए मेरे ख्याल बहुत गैर मुनासिब बात है। आपको पता है कि ये हमारी तारीख में ना मुख्तलिफ मौक़ों पे हुई। इवन हमारे सिविलियन लीडर्स जो थे, भुट्टो साहब ने ANP को गद्दार जमात करार दे के बैन करवा दिया था। तो ये हमारी तारीख का एक ऐसा स्याह बाब मैं कहता हूँ है जिसने सियासी मुखालफत को, अदम बर्दाश्त को मुल्क के साथ गद्दारी के जुमरे में वहाँ तक ले आए। तो इतनी मुनासिब बात लगती नहीं है। जहाँ तक आपने जो बात शुरू की थी, जो असल बात है वो ये है कि अपोजिशन ने APC के बाद अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना शुरू किया है, और उन्होंने जो एजेंडा या जो उन्होंने प्लान बयान किया है कि वो किस तरह से हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाएंगे, उनकी मुख्तलिफ स्टेजेस होंगी, तो उससे कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट हुआ है, नजर आता है। नहीं, लेकिन कल की जो बैठक हुई है वो तो हुकूमत ने तैयारी कर ली है अपोजिशन के खिलाफ, और अपोजिशन जिस तरह के बयानबाजी चल रही है, और स्पेशली जो उन्होंने अनाउंस किया था APC में, उन्होंने वाज़े तौर पे बोला था कि एहतजाज होगा, वो मुल्की एहतजाज होगा, उनके जलसे जुलूस, और उसका जो पहला जलसा होने जा रहा है क्वेटा में इसी हवाले से। तो ये सारी की सारी सूरत हाल को देखते हुए आप जो कह रहे हैं कि जितने वो तरकश में तीर थे उनमें से एक तीर ये है, तो इस तीर को डिफाइन आप कैसे करेंगे? ये सिर्फ तीर की हद तक है, या जिस तरह अल्फाज का चुनाव किया गया है, जुमलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लगता कि ये कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो बहुत सख्त इल्जामात में आ जाएं? देखिए, मुझे ये लगता है कि जिस तरह से ये बयानात आ रहे हैं और किसी हद तक उनको इनकरेज भी किया जा रहा है सोशल मीडिया में, तो लगता ही है कि गवर्नमेंट ना आहिस्ता आहिस्ता इस साइड पे अपना केस बिल्ड करना चाहती है। हो सकता है कल वो हाई कोर्ट में इस केस को ले जाएं, नवाज शरीफ के सारे बयानात को लगाएं, उन्हें कहें ये देखें भारतीय एजेंडे का हिस्सा है, और जिस तरह से कुछ और रहनुमाओं के खिलाफ पास्ट में भी हुआ, तो ये इस तरह की एक चीज हो सकती है। और ये बाकायदा दरखास्त हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो उससे ये होगा
कि कोशिश ये की जाएगी कि नवाज शरीफ को यानी उनकी स्पीच को सोशल मीडिया पे भी बैन कर दिया जाए। अब उसके बाद सोशल मीडिया तो इतना आसान कंट्रोल करना नहीं है ना, आप और बाकी लोग ज़ाहिर अपने नाम से उसमें ट्वीट करते हैं या उसमें अपने बयान नशर करते हैं, लेकिन अब तो हिडन किस्म के जो है ना आईडी से भी लोग करना शुरू हो गए। तो ये मेरा ख्याल है इस तरफ जा सकती है ये बात, लेकिन नवाज शरीफ साहब को भी वक्त की नज़ाकत को थोड़ा सा समझते हुए ये देखना चाहिए कि वो ज़ाहिर उनके ज़हन में कोई प्लान तो होगा, लेकिन ये पास्ट की जो माजी की सियासत है उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अभी भी हालात इतने नॉर्मल नहीं हुए। जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि ये सूरत हाल जो बनती जा रही है और सोशल मीडिया पे भी बंद हो सकते हैं बयानात, बाकी लाइव स्ट्रीम और बाकी स्ट्रीमिंग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया वैसे मौजूद है, बातें तो आएंगी सामने, किसी न किसी सूरत आ सकती हैं। आपको नहीं लगता कि अगर इतना इस पे फोकस किया गया तो कहीं ना कहीं हुकूमत की पोजीशन भी कमजोर हो? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ना, हुकूमत का पहले से ही उनकी कारकर्दगी आप देखें, इकोनॉमिक्स के हवाले से जो सूरत हाल है, अंदरूनी तौर पे, बैरूनी तौर पे, हमारा जो GDP है, हमारे यहाँ जो महंगाई के हालात हैं, उनको कंट्रोल ना करना हुकूमत के ऑलरेडी अगेंस्ट है। अवाम बहुत ज्यादा इस चीज को अब हाईलाइट भी कर रहे हैं और इसमें परेशानी भी का इजहार भी कर रहे हैं। तो इस वक्त अगर हुकूमत की तवज्जो फिर इस तरफ अगर लग गई और वो अपनी एनर्जी इसी तरफ लगाना शुरू हो गए, तो जो बाकी मसाइल जो हल करने हैं, जो हल करने पड़ेंगे अगर उन्होंने अगले इलेक्शन में जाना है, तो फिर उनकी तवज्जो से हटेगी और उनकी कारकर्दगी मजीद खराब होगी। लेकिन बात यही है कि वोट बैंक को अपने को सेटिस्फाई करना है। मुझे लगता है कि बाज़-औक़ात ये लगता है कि शायद जिस तरह नए इलेक्शंस आने वाले हों तो इस तरह की एक सियासत शुरू हो जाती है। इस वक्त कुछ ऐसी ही सूरत हाल नजर आ रही है। मुझे लगता है कि एंजाइटी की सूरत हाल है, कम से कम हुकूमत के कैंपों में। उनको देखना चाहिए कि उन्होंने किस हद तक रिस्पॉन्ड करना है। हुकूमत का काम तनकीद करना नहीं है, तनकीद करना अपोजिशन का काम है, हुकूमत का काम है डिलीवर करना और उनको गलत साबित करना। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल आप कह रहे हैं कि दोनों कैंपों से क्रॉस फायर हो रहा है, मुझे लगता है कि कहीं दिखाने के लिए कुछ नहीं है और वो एक दूसरे को बस वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सही, लेकिन मैं मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। जिस तरह मैंने पहला भी जुमला बोला है कि फौज के दुश्मन, पाकिस्तान के दुश्मन, आगे यानी वजीर आजम कहते हैं सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई तनाव नहीं, पाक फौज आईनी हदूद में रहते हुए जमहूरी हुकूमत के साथ है। एक और जुमला है, लेकिन उससे पहले मैं अगर आपने नाज़रीन को बताता चलूं कि एक और हमारे मेहमान शख्सियत हैं जो ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं और उनका ताल्लुक शोबा सहाफत से है, सहाफ़ी और तजियाकार हैं और सहाफत में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनका। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब अदनान आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त और तजिए का कि आपने वक्त दिया है। सबसे अहम बात तो मैं, क्योंकि एक सुर्खी में बयान कर चुका और उस पर तबसरा मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मोटिवेशनल स्पीकर और तजियाकार मोहतरम जनाब तसद्दुक़ गिलानी साहब। गिलानी साहब से मैंने ये सवाल किया और वो लीडिंग स्टोरीज हैं, हेडलाइंस हैं तमाम अखबारात की कि नवाज शरीफ और भारत पाकिस्तानी इदारों को कमजोर करना चाहते हैं, कौम साजिश नाकाम बनाएगी, अपोजिशन की तहरीक से कोई खतरा नहीं है, फौज के दुश्मन पाकिस्तान के दुश्मन हैं। और ये जो बयानिया चल रहा है वजीर आजम की जानिब से वादे कहा जा रहा है कि जो नवाज शरीफ कह रहे हैं वो भारतीय एजेंडे के मुताबिक है, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, नवाज शरीफ तो कोशिश करते रहे पिछले 2 साल तक कि किसी तरह उनको रिलीफ मिल जाए और वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करते रहे। एक बड़े सनतकार हैं पाकिस्तान के, उनका एक बैंक भी है और लाहौर में एक बड़ा होटल भी है, मॉल भी है। वो बीच में जाकर नवाज शरीफ से जेल में मिला करते थे, फिर जाकर दूसरे दोस्तों से मिलते थे और कोशिश ये थी कि उनको कोई रिलीफ मिले और वो मुल्क से बाहर चले जाएं, क्योंकि नवाज शरीफ बहुत डिप्रेशन में थे जेल में। तो वो तो किसी तरह मैनेज कर लिया उन्होंने, वो मुल्क से बाहर चले गए और अंडरस्टैंडिंग ये थी कि वो इलेक्शन तक खामोश रहेंगे और इलेक्शन में उनको फेयर चांस दिया जाएगा, उनको और उनकी पार्टी को। लेकिन नवाज शरीफ ने हस्बे साबिक अपने जो मुफाहमत की बुनियाद थी उससे इनहराफ किया और जल्द ही वो सियासत में एक्टिव हो गए। और उसकी वजह ये है कि वो दबाव डाल रहे थे एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि किसी तरह इमरान खान को आमादा किया जाए और उनको मजबूर किया जाए कि ये जो एहतसाब का कानून है ये खत्म किया जाए या कम से कम जो करप्शन केसेस हैं उन्हें कोल्ड स्टोरेज में डाला जाए। इमरान खान ने इसके ऊपर सख्त पोजीशन ली हुई है और वो किसी तरह का लचक का मुजाहरा नहीं कर रहे। तो जब बिल्कुल मायूस हो गए इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट से नवाज शरीफ, तो वो हस्बे साबिक अब ब्लैकमेलिंग पे आए हुए हैं
और ब्लैकमेलिंग ये है कि वो कौमी सलामती के इदारों पर तनकीद कर रहे हैं, अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं, उनकी बेटी मरियम नवाज से कर रही हैं, और उनकी पुरानी एक गेम रही है कि किसी तरह इदारों के अंदर तकसीम पैदा की जाए। उन्होंने पहले सज्जाद अली शाह जब चीफ जस्टिस थे तो उनके खिलाफ जजों की बगावत कराई और उनकी छुट्टी कराई, और कोशिश की जनरल मुशर्रफ को भी हटाकर जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बनाने की, जो नाकाम हुई। तो नवाज शरीफ का ये पुराना तरीका रहा है कि इदारों में तकसीम कराकर सियासी फायदा उठाया जाए। अब भी वो यही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अदनान साहब, मैं थोड़ा सा, अदनान साहब, मेरा सवाल का कुछ रुख थोड़ा सा और होगा कि जो जुमले वजीर आजम कह रहे हैं, एक दिन पहले भी उनका इंटरव्यू सामने आया, फिर वो कल जो इजलास हुआ उसकी ये शाह सुर्खियां आपके सामने रखी जा रही हैं, वो बार बार कहीं ना कहीं ये जुमला कहते हुए नजर आते हैं और वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और भारत, या नवाज शरीफ जो हैं वो भारत की मशावरत से, भारत से मिलके, भारत के कहने पे ऐसा कुछ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरह आपने भी लफ्ज तनकीद का इस्तेमाल किया, बहुत सारे लोग इदारे तनकीद लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो तो वाज़ेह तौर पे ये कहते हैं कि भारत के साथ मिलकर ये सारी सूरत हाल क्रिएट की जा रही है, तो इस जुमले को आप कैसे देख रहे हैं? इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट के साथ नवाज शरीफ के देरीना ताल्लुकात हैं। वो वहाँ खुफिया तौर पर जाकर उनसे बैरून मुल्क जाकर फोन पे गुफ्तगू करते हैं। भारतीय लॉबी जो पाकिस्तान में भी है वो पूरी तरह नवाज शरीफ का साथ दे रही है। देखिए, भारत की कोशिश ये है कि पाकिस्तान में फौज और अवाम में दूरी पैदा करके फौज को कमजोर किया जाए, ताकि पाकिस्तान जो है उसके मुकाबले में खड़ा ना हो सके और पाकिस्तान को वो मगलूब कर सके, इलाके में बालादस्ती कायम कर सके। नवाज शरीफ ने तो बहुत कोशिशें की अपने दौर में कि किसी तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऐसे ताल्लुकात पैदा हो जाएं और वो फौज को बाईपास करने की कोशिश करते रहे। इसी वजह से उनके फौज के साथ ताल्लुकात खराब हुए थे। सबसे बड़ी वजह उनके फौज के साथ ताल्लुकात खराब करने की यही थी कि वो इंडिया से पींगे बढ़ाते थे। लेकिन अब ये जो जिस तरह उन्होंने कैंपेन शुरू की है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनके इंडियन एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं, और सिर्फ यही नहीं, और भी आलमी ताकतें। अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है या ऐसा बयान आता है, तो इसको लफ्ज इल्जाम कहें या कुछ भी कहें, तो उसके लिए आपको यह लगता है कि कहीं ना कहीं प्रूफ ऐसे हैं जो वजीर आजम इस तरह बात कर रहे हैं तो वो साबित कर सकते हैं? देखिए, साबित करना जो खुफिया ताल्लुकात होते हैं उन्हें बहुत मुश्किल होता है, मगर ये कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो मौजूद है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स हर जगह मौजूद हैं, वो वहां से उनकी मुलाकातें हैं, उनके फोन के जो लॉग्स हैं वो पेश करते हैं। तो और फिर आप ये देखिए कि एक बिल्कुल वाज़ेह कैंपेन है नवाज शरीफ की तरफ से कि किसी तरह अवाम को फौज से के खिलाफ उकसाया जाए और उनके दरमियान एक तकसीम पैदा की जाए। सही अंदाजा, मैं इसी मौजू को लेकर आगे चलूंगा। मैं एक सवाल मैंने रखा था तसद्दुक़ गिलानी साहब के सामने, तो मैं उसी से आपसे भी राय लूंगा, लेकिन मैं पहले उनसे पूछ लूं। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की बात हो रही थी और वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि इन ताल्लुकात में कोई तनाव नहीं है। गिलानी साहब, यानी मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इसे कैसे देख रहे हैं, वाकई क्या तनाव नहीं है? अच्छा देखें, हिस्ट्री ये बताती है कि जब भी इस तरह का बयान आता है, और आमतौर पर वो शुरू के दौर में नहीं आता, कि मिडिल टाइम जब गुजरता है गवर्नमेंट का, तो उस वक्त इस तरह के बयान आना शुरू होते हैं कि जस्टिफाई किया जाता है कि नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है कि मिलिट्री और फौज का आपस में कोई तनाव हो। तो उसके बाद साबित होना शुरू होता है इस तरह के बयानात के बाद कि नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। देखा जाए तो यहाँ भी इतना एविडेंट तो नहीं है, लेकिन जो इकोनॉमी की सूरत हाल चल रही है, जो गुर्बत के गरीब आदमी के लिए जो महंगाई की सूरत हाल है, और अदरवाइज भी हमारे जो उसको कारकर्दगी लोकल इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हैं, हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी है गवर्नमेंट की, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं कंसर्न्स तो डेफिनेटली पाए जाते हैं। जो लोग इस मुल्क के बारे में सोचते हैं उनको डेफिनेटली इस पे कंसर्न होगा, तो ये बात कहीं ना कहीं तो होती होगी। तो इस चीज को जब ये कहा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो बातें कहीं ना कहीं लीक हो गई या लोगों को इसका अंदाजा हो रहा है, जिसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं, उसको निगेट किया जाए। तो मेरा ख्याल है इस तरह की कुछ चीजें डेफिनेटली हैं, दबाव जरूर होगा
गवर्नमेंट पे कि वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर करे। जो आज मिलिट्री और सिविल क़यादत जो है उसका जो तनाव है वो है आपका कहना मुझे लगता है कि वो है, और वो भी एक लिमिटेड हद तक है। उसमें भी शायद इस हद तक ये बात जरूर होगी कि इन चीजों को बेहतर किया जाए। एक खास टाइमलाइन की बात यकीनन की गई होगी, क्योंकि इकोनॉमी एक खास हद से आगे उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है अगर हालात बेहतर ना हो। तो डेफिनेटली इस तरह की मैं अदनान साहब अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि यही जुमला कि मिलिट्री और सिविल क़यादत में कोई तनाव नहीं है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? वज़ीर आज़म कहते हैं देखिए, जिस तरह तनकीद अपोजिशन तो कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ पे भी तनकीद कर रही है, इसका मतलब है उन्हें भी मालूम है कि आर्मी चीफ जो है पूरी तरह वजीर आजम के साथ खड़े हैं। उन्होंने तो फैज हमीद का नाम लेके DGISI का नाम लेकर उन पर तनकीद की है। उस पर तो कहीं ना कहीं हवाला वो जो पहली मुलाकात थी APC से पहले, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, उसका हवाला भी दिया जाता है। तो आर्मी चीफ पे तनकीद करना वो एक अलग मैटर है, लेकिन ताल्लुकात को इतना बाहमी या ये कहना कि तनाव नहीं है, आप इससे इत्तफाक करते हैं? जी बिल्कुल, मैं इत्तफाक करता हूं। मेरा ख्याल है कि अगर तनाव होता है तो दो इश्यूज पे होता है, डिफेंस पॉलिसी पे या खारजा पॉलिसी पे। और मुझे नहीं लगता है कि इंडिया के बारे में या अफगानिस्तान के बारे में जो दो मेन हमारी खारजा पॉलिसी के प्लैंक्स हैं उन पे किसी तरह का इख्तलाफ है मुंतखब हुकूमत और फौज के दरमियान। जो नवाज शरीफ का इख्तलाफ हुआ था वो इंडिया पॉलिसी पे हुआ था। मेरे ख्याल में तो इमरान खान ने इंडिया के साथ कोई ऐसी पींगे नहीं बढ़ाई हैं, कोई ऐसी रेड लाइन क्रॉस नहीं की है कि फौज के साथ उनका इख्तलाफ हो, ना ही अफगानिस्तान पे ऐसा कुछ महसूस होता है। तो मेरे ख्याल में तो जो मेन इश्यूज हैं खारजा पॉलिसी और दिफाई पॉलिसी, उस पे दोनों में बहुत हम आहंगी है। सही, यानी आप ये कह रहे हैं कि ऐसे मामलात या खारजा पॉलिसी हो गई या डिफेंस के हवाले से तो नवाज शरीफ के दौर में ये इख्तलाफात भी रहते थे और ये इस वक्त नहीं है। बिल्कुल, उनके दौर में नवाज शरीफ इंडिया के साथ जो पिंगे बढ़ा रहे थे वो फौज को पसंद नहीं थी। वो खुफिया मुलाकातें करते थे जनरल के साथ। मोदी उनके पास आ गए अपने खसूसी तैयारे में, और जिस तरह वो दिल्ली गए भागे भागे मोदी की हलफ बर्दारी की तकरीब में, और वहां पे जाके सफीर को इत्तला दिए बगैर एक बड़े बिजनेसमैन के घर चले गए। तो ये सब बातें जो यानी वो सारी की सारी सूरत है जो आपको ये बताती है कि कहीं ना कहीं ताने बाने तो हैं, ये मिले हुए हैं। बिल्कुल, और उसका तो एविडेंस जो है वो इंडिया के ऑथर्स बरखादत ने अपनी किताब में लिखा है कि जब नवाज शरीफ नेपाल गए तो वहां जाकर उन्होंने खुफिया मुलाकात की नरेंद्र मोदी के साथ। तो वो मुल्क से बाहर जाते थे और मुल्क से अक्सर दौरे पे रहते थे, तकरीबन 70-80 दौरे तो उन्होंने गैर मुल्क सही। अदनान साहब, मैं आपकी बात समझ गया, मैं मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। और एक और बयान है वजीर आजम की जानिब से, कहते हैं कि अपोजिशन की तहरीक से कोई खतरा नहीं है हुकूमत को। आप कैसे देख रहे हैं? बाकी कोई खतरा नहीं है जो सूरत हाल बनती जा रही है? देखिए, अब ये बात तो सही है कि हुकूमत प्रेशर में तो आती है, उसकी तवज्जो हटती है, उसकी एनर्जीज काम करने की बजाय उसको कंटेन करने पर लग जाती है। लेकिन हुकूमत गिराना मैं नहीं समझता कि जलसे जुलूसों से या जहरीली किस्म की धुआंधार तकरीरों से हुकूमत गिराई जा सकती है। इमरान खान आप देखिए कितनी धुआंधार तकरीरें करते थे, जलसे जुलूस करते थे, क्या हुकूमत गिर गई थी नवाज शरीफ की? नवाज शरीफ को तो सुप्रीम कोर्ट ने ही निकाला। तो कोई भी हुकूमत जो है वो धरनों से या एहतजाज से नहीं गिरा करती। हुकूमत पाकिस्तान में अगर कोई गिरा सकता है तो वो एस्टेब्लिशमेंट गिरा सकती है। वो ये जलसे जुलूस और धरनों से कोई हुकूमत नहीं जाया करती। नहीं, आपको नहीं लगता अदनान साहब कि इस बार जो अपोजिशन है वो जरूरत से ज्यादा मुत्तहिद नजर आ रही है और सारे ही के सारे इस तरह बात कर रहे हैं और मुश्तरका तौर पर, मुत्तहिदा तौर पर ये सारी की सारी सूरत हाल आगे बढ़ाई जा रही है APC की सूरत में? देखिए, अगर एजिटेशन बहुत लंबा हो, 1-2 दिन का नहीं, अगर बहुत तवील एजिटेशन हो, सस्टेन्ड एजिटेशन हो और जिंदगी मफलूज हो जाए तो फिर हुकूमत गिर सकती है। और उस सूरत में भी फिर गैर आईनी इक़दाम होगा, जमहूरी तसलसल कायम नहीं रहेगा। क्योंकि जब आप ताकत से एक हुकूमत गिराएंगे तो जिसके पास ताकत ज्यादा है वही हुकूमत करेगा। तो कहीं ऐसा नहीं है कि अभी वो वक्त नहीं नजर आ रहा है या सूरत हाल अपोजिशन की जानिब से ऐसी है नहीं कि आप ये कहें बात कि कोई खतरा है, या आने वाले वक्त में कुछ आपको लगता है ऐसा हो सकता है, कोई खतरा महसूस किया जा सकता है हुकूमत को? देखिए, अगर तो कुछ हुआ तो दिसंबर जनवरी में होगा। अभी तो 3-4 महीने मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा खतरा है। और खास तौर से पीपल्स पार्टी जो है, मुझे लगता है कि किसी ना किसी लेवल पे उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो नवाज शरीफ के ताल्लुकात खराब होने का सबसे ज्यादा फायदा वो उठाएगी। सही। गिलानी साहब, आपसे भी मैं यही पूछना चाहता हूं कि हुकूमत ये कह रही है, वजीर आजम ये कह रहे हैं कि अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है, आपको क्या लगता है?
जी देखें, अगर आपको याद हो तो मौलाना फजलुर रहमान ने एक जो धरना दिया था और एक मार्च किया था, उस वक्त उनकी पूरी ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी उनके साथ शामिल हो जाएं। तो उस वक्त जो बाकी अपोजिशन थी वो ये कहती पाई गई कि जी इस वक्त हालात मुनासिब नहीं है, इस वक्त इस चीज़ को डिले किया जाए। और आमतौर पे ये भी ख्याल पाया जाता है, और मेरा ख्याल हमारी हिस्ट्री में ऐसा है भी, कि जब भी एक बजट पास हो जाता है उसके बाद जो 6, 7, 8 महीने होते हैं उसमें पॉलिटिकल टर्मोइल काफ़ी अरूज पे रहता है, स्पेशली जबकि हालात मुनासिब ना हो। तो इस वक्त ये जो दूसरी स्टेज आई है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान जो मिलाना चाहते थे पीपल्स पार्टी और नून लीग को, अब वो किसी हद तक उस तरफ जा रहे हैं। तो लगता ये है, जी हाँ, लगता ये है कि कहीं ना कहीं कोई जो अपोजिशन कहती थी टाइमिंग मुनासिब नहीं है, वो टाइमिंग मुनासिब बनाने की पोजीशन की तरफ जाना चाहते हैं। तो ज्यादा रोल आपको उस किरदार का नहीं नजर आता जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल गंभीर होती जा रही है, थोड़ी शिद्दत पकड़ी, और वो है नवाज शरीफ? जी हाँ, देखिए नवाज शरीफ साहब, अगर आपको वकला की तहरीक भी याद हो तो बहुत सारी उससे पहले वो तहरीक चलती रही, लेकिन आखिरी स्टेज पे जो भारी भरकम शख्सियात थी जैसे पीपल्स पार्टी थी, नवाज शरीफ थे, उन्होंने आके उसको ज्वाइन किया और वो तहरीक एक मजबूत तहरीक बन गई। तो मैं इस हद तक तो जरूर इत्तेफाक करता हूँ कि तहरीकों से या बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करने से या जलसे जुलूसों से हुकूमतें नहीं गिरती, लेकिन एक दबाव जरूर पैदा होता है और उस दबाव की वजह से कहीं ना कहीं एक राय बनती है। तो ये देखना होगा कि ये तहरीक वाकई उस तरह से मुनज़्ज़म होगी जिस तरह से अपोजिशन कह रही है, और मुनज़्ज़म होगी तो क्या वो उस प्लान के मुताबिक चलेगी, इतना लॉन्ग टाइम सस्टेन कर पाएगी, और सस्टेन कर पाएगी तो खुदा ना खास्ता उसमें कोई ऐसे नुकसान तो नहीं हो जाएंगे जिसकी वजह से पॉलिटिकल लॉस हो जाए सारी पार्टीज का, या किसी वजह से मुल्क के अमन को कोई नुकसान पहुंचे। ये सारी चीजें बड़ी सेंसिटिव हैं, इनको देखना पड़ेगा। और अगर ये इस प्लान के मुताबिक चलते रहे तो गवर्नमेंट डेफिनेटली प्रेशर में आएगी, और अगर ये सारी चीजें सही उस अंदाज में जो प्लान है तो फिर कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस की जा सकती है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बात को आगे बढ़ाऊंगा, अदनान साहब से मैं बात करूंगा। अदनान साहब, एक और जुमला, वजीर आजम कल जो इजलास हुआ उसमें वादे तौर पर उन्होंने एक हदायत की है, और स्पेशली उन्होंने बोला है पंजाब के वज़रा को कि वो जारहाना जो है ना अंदाज, यानी वो पॉलिसी ही जारहाना इख्तियार करें। तो कैसे देख रहे हैं, अगर कोई खतरा नहीं है तो इतना जारहाना होने की जरूरत है? देखिए, मीडिया में लड़ाई हो रही है, मीडिया खेल रहे हैं। अब वो बराह रास्त तकरीरें नशर होती हैं, वो कीचड़ इन पे उछालते हैं अपोजिशन वाले, या ये भी उन पे उछालते हैं। लेकिन नवाज शरीफ और जारहाना हो जाएगा। नहीं तो ये कहीं ना कहीं अगर वज़रा जारहाना होंगे तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत का इम्पैक्ट या तासुर जो है हुकूमत की जानिब से वो कोई मुतासर होता हुआ? देखिए, ये पाकिस्तान की जो कौम है ना, ये माफी के साथ अर्ज करूं कि इनमें बहुत से लोग तमाशबीन हैं। ये तमाशबीनी को पसंद करते हैं कि उन्हें यह कहता, उन्हें वो कहता। तो अब वो जो इधर से धुआंधार बयानात हुकूमत के खिलाफ आते हैं, उनके सपोर्टर्स खुश हो जाते हैं। जब ये धुआंधार बयानात उनके खिलाफ देंगे तो इनके सपोर्टर्स खुश हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि जो सपोर्ट बेस है उसमें कोई फर्क पड़ा है। बयानात से आपको नवाज शरीफ के साथ है, जो पीटीआई के साथ वो अब भी पीटीआई के साथ हैं। तो सियासी तासुब की लड़ाई है, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को महफूज करने का जारहाना बयानियात होंगे तो इनके जो सपोर्टर्स हैं वो इनके साथ अब होती नजर आती है, या हुकूमती अराकीन या हुकूमत? मेरे ख्याल में तो दोनों की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इंटैक्ट है। कामयाबी दोनों की बस ये है कि अपने अपने फॉलोअर्स को अपने साथ रखें और अपने यानी वो वोट बैंक बढ़ा नहीं पाएंगे, सिर्फ ये है कि जो है उनके साथ वो जरा मजबूत रहे उनके। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक समझ रहे हैं। सही। तो गिलानी साहब, आप कैसे देख रहे हैं? देखें, जैसे मैं बात कर रहा था कि अपोजिशन जो है उसका काम होता है हुकूमती इक़दामात पे तनकीद करना, और हुकूमत का आम तौर पे काम ये होता है कि वो अपने अमल से, अपनी डिलीवरी से इन चीज़ों को गलत साबित करे। लेकिन जब डिलीवर करने के लिए आपके पास या लोगों को दिखाने के लिए कम चीज़ें होती हैं तो फिर पॉलिटिकल सर्वाइवल भी ज़रूरी होता है। पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए अपोजिशन के इल्जामात का जवाब देना मेरा ख्याल है फिर उनके लिए जरूरी है। जैसे अभी बात हो रही थी अदनान साहब की तरफ से कि अपना अपना वोट बैंक सस्टेन करना है, उसको कायम रखना है।
और उसको कायम रखने के लिए वो बात वही है कि जितना आपका वोटर खुश होगा। सही गिलानी साहब, मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मुझे वक्फा लेना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तस्दीरों का सिलसिला जारी है और मजीद आगे मैं खबरों की जानिब ही जाता हूं। और मैं ये बात कर रहा था, जिक्र कर रहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने हुकूमती वज़रा को, स्पेशली पंजाब के वज़रा को, यह हिदायत की है कि वो जारहाना पॉलिसी अपनाएं। और इसी पॉलिसी को देखते हुए वाज़े तौर पर जो शख्सियात सामने आती हैं उनमें एक बड़ा नाम, और पंजाब का जब जिक्र आता है तो वज़ीर इत्तलात हैं, वज़ीर इत्तलात पंजाब, वो हैं फयाज़ुल हसन चौहान। उन्होंने तो लीगी रहनुमा की गिरफ्तारी का मुतालबा किया और वो कहते हैं मरियम नवाज जमानत मिलते ही कौमी अदारों के खिलाफ साजिशें करने लगी। एक तो ये बयान है और दूसरी एक और शख्सियत जिनका बहुत सारा अच्छा खासा किरदार या लहजा या तनकीदी हवाले से जो बयान सामने आ जाता है, और वो है फवाद चौधरी। उन्होंने वादे तौर पर बोला नवाज शरीफ का धांधली का दावा जो है ना वो झूठ है। तो गिलानी साहब, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि वाकई हुकूमती वज़रा जो है ना उसी तरह तनकीद या जारहाना पॉलिसी की जानिब आ गए, तो कैसे देख रहे हैं इन बयान? देखिए, पंजाब वो एक वाहिद सूबा है जिसमें पीटीआई और नून लीग का पॉलिटिकल एक कंपटीशन काउंट करता है। जो पंजाब में अपना वो कहते हैं ना तैर जाएगा वो मरकज में पहुंच जाएगा। तो इसके लिए अभी फिर अगेन मुझे इस तरह की बातों से ये लगता है कि शायद कोई नए इलेक्शंस के हवाले से ना, जब जिस तरह की एक आपको सिचुएशन होती है उसी तरह की सिचुएशन पैदा की जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है। तो हो ये रहा है कि पंजाब के वोट बैंक को ये लफ्ज इनसिक्योरिटी जो आपने यूज किया है ये हुकूमत के हवाले से, ये हुकूमत के हवाले से इसलिए कह रहा हूं कि जब आप ये कहें कि जी पंजाब में स्पेशली आप हरियाणा मोड में आए, आप बयान का जो है वो आगे आके जवाब दें, और स्पेशली जो दो नाम आपने लिए ये बड़े अच्छे स्पोक्समैन है पीटीआई के और इनकी मीडिया टीम का हिस्सा भी हैं। तो इमरान खान साहब ने भी इनको, अगर आपने पहले बयान में जो हमने बात की उन्होंने कहा जी अब आए और आग खुल के बात करें, तो ये वो लोग हैं जो कि बड़ा खुल के बोलते हैं, कंटेंट इनमें कम हो या ज्यादा हो लेकिन बोलते जरूर हैं। तो खासतौर पे फयाजुल हसन चौहान साहब, उनका तो टारगेट्स मेनली नून लीग और मरियम नवाज ही रहती हैं। मरियम नवाज के हवाले से ज़ाहिर है बहुत आउटस्पोकन है, वो अपने बारे में मौका भी दे देती हैं, जब वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ऐसी बात करती हैं तो मौका मिल जाता है। लेकिन वोट बैंक पंजाब का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इस चीज़ पे ये चीज़ साबित हो रही है कि पंजाब में सिर्फ जो स्पोक्समैन है उनको इनकरेज किया जा रहा है कि आप बात करें, अपने लोगों को मुतमईन करें और इनको काउंटर करें, इनके जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं। फैजल हसन चौहान साहब मेरा ख्याल और भी बोलेंगे आगे, और मुझे इससे ज्यादा फवाद चौधरी साहब जो कि अब ऑफिशियल स्पोक्समैन तो नहीं है लेकिन उनको बोलने का फन आता है। तो वो जो अब जो बात करें कि नवाज शरीफ की धांधली का जो इल्ज़ाम, तो अब देखें 2.5 साल के बाद नवाज शरीफ ने जब जो धांधली का इल्ज़ाम जो कि मुझे लगता ये है कि फिर अगेन इस तरफ जा रहा है कि कहा जाए कि ये गवर्नमेंट जो है लेजिटिमेट नहीं है, ये गलत इलेक्शन के नतीजे से सामने आई है, तो उसको दोबारा हवा दी जा रही है नवाज शरीफ या अपोजिशन की तरफ से। तो मेरा ख्याल है बात ये होनी चाहिए आगे चलते हुए कि जो हो चुका है वो हो चुका है, अब इलेक्शन जैसे भी गवर्नमेंट आई है जा रही है क्योंकि सूरत हाल ऐसी है। लेकिन मैं एक सवाल जरूर यहां पर रखूंगा आपके लिए गिलानी साहब कि ये लहजे किस तासुर को उजागर कर रहे हैं? मेरा सवाल वोट बैंक की तरफ नहीं है या इलेक्शन की जानब नहीं है, हालिया सूरत हाल में अपोजिशन, इत्तेहाद और हुकूमत कहां खड़ी है, इस सूरत हाल में ये लहजे किसको फायदा दे रहे हैं? देखिए, जैसे अपोजिशन ने कहा ना कि हमने एहतजाज करना है, एहतजाज अगर नून लीग जिसमें शामिल होगी वो एहतजाज डेफिनेटली पंजाब में ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। वो जाहिर केपी में भी उसको मौलाना फजल रहमान साहब को यूज करके करेंगे, जो कि ऐसे जगह हैं जहां पे अगर अवाम सड़कों पे निकल आए तो उससे डेफिनेटली एक पैनिक क्रिएट होता है गवर्नमेंट के लिए, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के लिए, और वो कहीं ना कहीं फिर उसको सेटल करने की कोशिश करते हैं। रोक पाएंगे उस सूरत हाल? देखें, बयानात रोक तो नहीं पाते लेकिन अवाम की राय जरूर बना देते हैं। अब वो अपनी कोशिश है कि कम से कम लोग निकलें, हुकूमत ये चाहेगी, अपोजिशन चाहेगी ज्यादा से ज्यादा लोग निकलें, अगर ऐसी सूरत हाल आती है तो ये इन चीजों को कैटर कर रहे हैं। सही। अदनान साहब, मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगा क्योंकि हुकूमती वज़रा की वाकई वो जारहाना पॉलिसी नजर आना शुरू हो गई, और फयाजुल हसन चौहान उनके लहजे से आप जानते हैं, उनके अल्फाज का इस्तेमाल भी आप जानते हैं, चुनाव कैसा है। लेकिन यहां पे वो कह रहे हैं मरियम नवाज के हवाले से कि वो जैसे ही उन्हें जमानत मिली है वो कौमी अदारों के खिलाफ साजिशें करने लगी हैं, और इसके साथ उन्होंने गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। और फवाद चौधरी मरकज में ये कह रहे हैं कि वो जो दावा कर रहे हैं धांधली का वो झूठ है। तो कैसे देख रहे हैं इन दावों को और लहजों को? देखिए, धांधली का तो दावा वाकई झूठ है। कोई छोटी मोटी इधर जैसे कि कोई मामूली सी हर इलेक्शन में कोई हो जाए, उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी पैमाने पर धांधली हुई है।
एक सहाफी हैं बहुत तजर्बेकार, हबीब अकरम साहब, उन्होंने पूरा इलेक्शन जो है उससे उसकी कवरेज की थी इलेक्शन से पहले, और वो बहुत सख्त मुखालिफ हैं इमरान खान साहब के। वो खुद ये बात अपने कॉलमों में मुतअद्दिद बार लिख चुके हैं कि मैंने जो रुझान इमरान खान के हक में वेव देखी थी, बिल्कुल उसी के मुताबिक रिजल्ट आए। तो ये तो अपोजिशन का एक पुराना वतीरा है कि जो भी जीत जाता है, मैं 30 साल से सहाफत कर रहा हूँ, 1990 से इलेक्शन कवरेज कर रहा हूँ, मैंने 1990 का इलेक्शन भी कवर किया था, और आज तक मैं ये देख रहा हूँ कि जो भी हारता है वही कहता है कि बड़ी धांधली हुई है। हालांकि ये बात है कि नवाज शरीफ ने 2 इलेक्शन जो जीते वो इंतहाई मुतनाज़ा थे, 1990 का और 1996 का, और उसके नताइज हैरान कुन थे। तो खुद जब ये किसी धांधली की वजह से जीत जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई इनको शिकस्त हो जाए तो ये फिर कहते हैं कि जी ये सारा इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है। असल बात ये है कि इनके दिमाग में बादशाहत घुसी हुई है, ये खुद मुगल बादशाह बनना चाहते हैं और चाहते हैं इनका ही इक़्तिदार कायम रहे। तो ये तो हमारा कल्चर है कि अब कभी भी हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए। तो जहां तक बात बयानात की है, तो वो फिर मैं वही बात कहूंगा, ये तमाशबीनी का कल्चर है। लोग पाकिस्तान में पसंद करते हैं धुआंधार बयानात को, और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बचाने के लिए ये काम ये करते हैं। ये अभी 2 साल से यही तो काम कर रहे हैं और ये काम करते रहेंगे। एक जुमला आपने ये जो बोला है कि 2 साल से यही काम कर रहे हैं, मैं अब वापस उसी जुमले पे जरूर जाऊंगा कि हम इलेक्शन भी छोड़ देते हैं, वोट बैंक भी छोड़ देते हैं कि वो किस समत जाता है, लेकिन उस वक्त छोड़ने के बाद हालिया जो सूरत हाल है कि एपीसी का होना, अपोजिशन का मुत्तहिद होना, हुकूमत का सोचना, इस हालिया सूरत हाल में ये लहजे और अंदाज किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? किसी को कोई फायदा होता नजर आ रहा है कि जस्ट बयानात ही रहेंगे और वही की वही सूरत हाल रहेगी बरकरार? सिर्फ बयानात रहेंगे, हैजान खेजी रहेगी, आवाम जो है वो उनके मसाइल से तवज्जो हटती रहेगी। ये आप पहली बार अपोजिशन मुत्तहिद नहीं हो रही जनाब अली, ये 1988 के इलेक्शन के बाद से जब भी असम्बली बनती है अपोजिशन मुत्तहिद हो जाती है। ना कोई इनका नजरिया है, ना असूल है, ना कोई इनकी कोई अखलाकियात है, ये सिर्फ जाती मुफाद पे इकट्ठे हो जाते हैं, जाती मुफाद पे एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। पहले नसरुल्लाह खान साहब होते थे, वो तमाम अपोजिशन को इकट्ठा कर लिया करते थे, दीनी जमातें, सोशलिस्ट, सेंट्रिस्ट सारे इकट्ठे हो जाते थे। अब मौलाना फजलुर रहमान इस काम पे लगे हुए हैं। तो ये तो पुराना वतीरा है। कितने अलायंस बन चुके हैं, कभी उनके नाम बदलते रहते हैं, कभी पीडी हो जाता है। सही है, ये कहीं ना कहीं आपको ये रूटीन बेटर लगता है, सियासतदानों की जानिब से ये कल्चर कायम हो चुका है, तो ऐसी सूरत होती है। लेकिन एक जुमला मैं यहाँ पे सवाल करूंगा, पहले फयाजुल हसन चौहान जब बात करते थे या हुकूमती अरकान बात करते थे, वो कहीं ना कहीं दावा करते हुए नजर आते थे। अब उन्होंने मुतालबा किया है कि लीगी रहनुमा को गिरफ्तार किया जाए और मरियम नवाज के हवाले से, तो कैसे देख रहे हैं ये मुतालबा कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर हो रहा है? आ रहा है आपको? किसी के मुतालबे से कौन गिरफ्तार हो सकता है? तो अदालतों का काम है, और उनको जमानत आज थोड़ी मिली है, उन्हें तो जमानत काफी अरसा पहले मिल गई थी मरियम को। वो तो खुद ही खामोश होकर अपने घर में बैठी हुई थी, क्योंकि बैकडोर चैनल के ऊपर काम हो रहा था कि किसी तरह रिलीफ मिल जाए। वो जब रिलीफ नहीं मिला बिल्कुल मायूस हो गए हैं, इसलिए वो एक्टिव हो गई हैं। जमानत मिले तो उन्हें काफी दिन हो गए हैं, ये कोई कल की परसों की बात थोड़ी है, ये तो 1-2 साल की मुद्दत हो चुकी है इसके उनको जमानत मिले हुए। नहीं तो पहले ये मुतालबा भी सामने नहीं ना आया, अब जिस तरह वो मुतालबा कर रहे हैं, आपको लगता है कि कोई इसमें जान आएगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनके मुतालबे से कोई मरियम नवाज को गिरफ्तार करेगा। सही, मैं आगे बढ़ता हूं। अपोजिशन की जानिब से भी रिएक्शन आया है, रद्द अमल आया, बहुत सारी बातें की गई हैं और हालिया सूरत हाल में दोनों तरफ से ये बातें हो रही हैं। और जिस तरह वज़ीर आज़म ने हदायत की है पंजाब के वज़रा को, इसी तरह दूसरी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से भी बयान सामने आ रहे हैं। तो पहले मैं पीपल्स पार्टी की बात करता हूं। कमरुज़्ज़मान कायरा बड़े दिग्गज किस्म के सियासतदान है और अच्छा खासा उनका किरदार है पीपल्स पार्टी में। कहते हैं अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, हुकूमत को एहसास नहीं, हुकूमत के खात्मे तक जंग रहेगी। गिलानी साहब, मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि पीपल्स पार्टी का ये बयानबाजी है, इसको कैसे देख रहे हैं? वो भी वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि जंग रहेगी, हालांकि बिलावल भुट्टो वो पहली शख्सियत ने जिन्होंने बोला था कि मौका दिया जाए इमरान खान। जी हाँ, देखा जाए तो बिलावल पिछले कुछ अरसे से यही बात कह रहे हैं कि अब बहुत हो चुका, अब इस हुकूमत को जाना चाहिए, और उसी बयान को कहीं आगे लेके चल रहे हैं। खासतौर पे एपीसी के तनाजुर में देखा जाए तो ये सिचुएशन अब थोड़ी सी उस तरफ जाती नजर आ रही है। देखना ये होगा, और ये बात बिल्कुल ये जो एजेंडा है या ये जो पॉइंट है, ये बिल्कुल इस वक्त हॉट पॉइंट है कि
इंटरनल इकोनॉमी या गरीब आदमी की सूरत हाल या महंगाई की सूरत हाल उसको एक्सप्लॉइट किया जाए, क्योंकि वाकई वो एक ऐसी सिचुएशन बन गई है कि आम आदमी की सर्वाइवल का क्वेश्चन उठ रहा है। तो ये अपोजिशन इस नुक्ते को जरूर उठाएगी। नहीं, लेकिन तो उठ रहा है और अपोजिशन जरूर उठाएगी, क्या कोई किरदार भी अदा कर पाएगी ये सूरत हाल? अच्छा, देखना ये होगा कि देखें इस वक्त सारे इकट्ठे हैं, लेकिन जैसे अभी अदनान साहब ने पहले भी एक रेफरेंस दिया कि लास्ट मोमेंट में कौन सा बंदा इस कश्ती से उतर के इस सारी मूवमेंट को किसी और तरफ ले जाए, ये देखना पड़ेगा। जैसे बलूचिस्तान की असेंबली के इलेक्शन में आपको एक सूरत हाल नजर आई थी, इसी तरह सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में आपको नजर आई थी। तो अपोजिशन मुत्तहिद जरूर है, लेकिन इनका ट्रस्ट फैक्टर एक दूसरे पे अभी भी क्वेश्चनेबल है कि कोई पता नहीं कि किस वक्त एक बंदा इस कश्ती से उतर के इसको नाकाम बना दे। तो मेरा ख्याल है अगर ये वाकई इस तरह से चलते रहे तो फिर तो कामयाबी कहीं ना कहीं नजर आती है मुझे, लेकिन अल्टीमेटली वो बैकडोर से कुछ ना कुछ चीजें ऐसी चल रही होती हैं, अपने अपने मफादात के साथ लोग अलाइन कर रहे होते हैं। तो ये देखना ये होगा कि लगता है कि वो जो बैकडोर वाला सिलसिला आप कह रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ या नून लीग, मरियम नवाज सारे के सारे ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने राब्ते छोड़ दिए। जी हाँ, क्योंकि देखा ना बात यह है कि जो एहतसाब का कानून था, जो चक्की चल रही थी एक अपोजिशन पे, उसके हवाले से काफ़ी डिस्कशंस हुई हैं पिछले दौर में, और ख्याल ये किया जाता था कि उसमें नरमी बरती जाएगी, लेकिन वो नरमी बरतने के बजाय अब सख्ती जब होना शुरू हो गई तो एक मायूसी अपोजिशन के कैंप्स में जरूर आई है, और उस मायूसी ने अल्टीमेटली इन सब लोगों को एक साथ में लाके खड़ा कर दिया। अगर ये अब ये नहीं पता कि कल किसी एक पार्टी को रिलीफ अगर दे दिया जाए तो वो फिर आगे उसका क्या किरदार होगा। तब्दीली आपको नजर आती है कि हो सकता है। जी हाँ, अदनान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पीपल्स पार्टी का स्टांस है, यानी उनका बयान ये कहना है कि हुकूमत को एहसास नहीं है अवाम के मसाइल का और खात्मे तक जंग जारी रहेगी, हुकूमत के खात्मे तक जंग रहेगी। तो आपको कैसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी अब ये कह रही है हुकूमत का खात्मा? ये तो पहले दिन से ही कह रहे हैं, ऐसा शुरू में उन्होंने कहा था कि इमरान खान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल, और जब साथ ना भी उन्होंने बोला था, यानी बिलावल भुट्टो ये कहते थे कि जी हम चाहते हैं कि वो अपना टेन्योर पूरा करें। हाँ, लेकिन ये कि फिर जब देखा उन्होंने कि वो कोई ताबुन नहीं कर रहे करप्शन केसेस खत्म करने में, तो फिर वो उनके खिलाफ हो गए। ये तो बयानबाजी, देखें ये सियासतदानों की बयानबाजी को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, ये तो पोस्चरिंग है। इनकी पॉलिसी और होती है, बयानबाजी और होती है, ये तो दो अमली की सियासत होती है। आप इनकी हर बात को समझें कि ये सच कह रहे हैं, ये सही नहीं है, ये ऐसे ध्यान देते रहेंगे जब तक उनका सच कहना या झूठ कहना उसका तो कोई पैरामीटर हम रखना भी नहीं चाहते। मुझे तो सिर्फ ये जानना है कि हर पार्टी का जो मौकफ आता है हालिया सूरत में वो तासर किस तरफ जाता है, क्या वाकई अपोजिशन के वो काम आएगा वो बयानियां, या वो सिर्फ हवा में उड़ा दी जाती हैं, वैसे ही खाली दावे किए जाते हैं। और जिस तरह पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हुकूमत को एहसास नहीं अवाम के मसाइल का, तो नून लीग भी कुछ ऐसा कह रही है, लेकिन वो इसका कहीं ना कहीं वो वजह बता रहे हैं। यानी साद रफीक ये कहते हैं कि इसलिए उन्हें एहसास नहीं है कि वो सियासी इंतकाम ले रहे हैं। देखिए, एहसास तो उन्हें है, ये बात तो नहीं कह सकते। उन्होंने 1.5 करोड़ लोगों को एहसास कैश प्रोग्राम के तहत पैसे बांटे हैं और बहुत मेरिट पे बांटे हैं। ये टाइटल की वजह से लफ्ज एहसास इस्तेमाल कर रहे हैं आप, या वाकई कोई कारकर्दगी आपको ऐसी नजर आती? नहीं, मैं ऑन ग्राउंड लोगों को पैसे मिले हैं, तो जितने पाकिस्तान के वसाइल हैं इतने बेहतर तरीके से लोगों तक पैसे पहुंचाना, फिर ये कि इकॉनमी को मुकम्मल शट डाउन नहीं किया ताकि लोगों का कुछ ना कुछ रोजगार चलता रहे। पाकिस्तान में कोरोना से उतना नुकसान नहीं हुआ जितना इंडिया में हुआ है या ईरान में हुआ है और दूसरे मुल्कों में हुआ है, तो ये तो कामयाबी हुकूमत की है। मगर ये कि ठीक है, आटा बहुत महंगा हो गया, चीनी बहुत महंगी हो गई है और हुकूमत को इस पे बहुत सख्त इक़दाम करने चाहिए, कुछ ऐसे कि कुछ इनकी प्राइसेस कम हो। जब रुपए को डिवैल्यू किया था, उसकी करेंसी की कदर में कमी की थी, तो उसी वक्त महंगाई का तूफान आ गया था, दवाएं भी महंगी हो गई हैं। तो ये तो एक लाजमी नतीजा है करेंसी डिवैल्यूएशन का। लेकिन अवाम को इससे सरोकार तो है ना अदनान साहब, आपको लगता है कोई उम्मीद नजर आती है, होप के वाकई उस पर काबू पाया जाएगा महंगाई पे? मेरा ख्याल है कि अब तो जो होना था हो गया, लेकिन ये कि अब इस जगह पे स्टेबल हो जाएं चीजें, तो ये भी हुकूमत की कामयाबी होगी। कि अगर वो अब अगले साल महंगाई मजीद ना होने दे तो फिर मैं समझता हूं कि हुकूमत जो है उसकी कामयाबी होगी, क्योंकि जो आज हो रहा है ये उनकी पिछली साल 2 साल की पॉलिसीज का नतीजा है। आज ये जो पॉलिसी इख्तियार करेंगे उसके नतीजे अगले साल 2 साल में आएंगे। तो अब अगर हालिया सूरत हाल इन्हें इजाजत देगी कि अगले साल की कारकर्दगी ये डिफाइन करें?
देखिए ये सब जो अपोजिशन है ना, ये तो यही तासुर रखती है कि हुकूमत अब जा रही है, अब जा रही है, अब जा रही है। ऐसा कोई नहीं होने वाला। जब तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी, हुकूमत मौजूद रहेगी और हुकूमत को ये उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सही। गिलानी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, साद रफीक कहते हैं कि सियासी इंतकाम चल रहा है इसलिए हुकूमत जो है ना वो कुछ भी नहीं कर पा रही, या उनका ये कहना है कि उन्हें सियासी इंतकाम से फुर्सत मिले तो हुकूमत अवाम का कुछ करे ना? जी देखें, ये एक और पहलू है उसका। डेफिनेटली एक आम आदमी का ये फोकस, जहां फोकस होता है वहीं वो डिलीवर करता है। तो उस हवाले से वो बात कर रहे हैं कि इनकी सारी तवज्जो इसी तरफ है कि अपोजिशन का एहतसाब किया जाए। और देखा जाए, इमरान खान साहब भी बड़े बबांगे दोहल कहते हैं कि मैं तो करप्शन को खत्म करने के एजेंडे पे आया हूं, और हकीकत भी यही है। तो अगर वो इस एजेंडे से हट जाएंगे तो अगले इलेक्शन में वो किस मुंह से दिखाएंगे कि मैंने इन लोगों को कटहरे में खड़ा नहीं किया और मैंने इनका एहतसाब नहीं किया। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन इस बात में एक बारीक नुक्ता है कि अगर ये एक ही एजेंडा ये आपको सरवाइव नहीं करा सकता अगले इलेक्शंस में। आपको इस मुल्क की इकोनॉमी के लिए कुछ करना पड़ेगा। देखें, आज ये बिल्कुल सही बात है कि आज जो पॉलिसीज अपनाई जाएंगी उसके रिजल्ट्स अगले 1 से 2 साल में आना शुरू होंगे। मुझे अभी भी ये लगता है कि कहीं फोकस्ड पॉलिसी अभी भी इन प्लेस नहीं है जिससे पता चले कि अब इस इकोनॉमी में कोई बूम आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी हद तक शुरू होगी। आपका जो जीडीपी है वो 1-2% से भी नीचे जा रहा है। तो इकोनॉमी तब रिवाइव होगी जब आपका जीडीपी 4-5%, 6% होगा। उसके लिए उसमें फिर रोजगार के मौके पैदा होते हैं, उसमें फिर तिजारत के मौके पैदा होते हैं, इकोनॉमी के अंदर पैसा लोग डालते हैं, एक ट्रस्ट फैक्टर पैदा होता है, तो फिर जाके हुकूमतें और मुल्क रिवाइव करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, ये करप्शन का जो एक स्लोगन है, इसने बिल्कुल होना चाहिए एहतसाब, लेकिन इसकी वजह से जो ताजिर पैसा अपना दबा के बैठ गए हैं, क्योंकि जाहिर है आप देखें ना, बहुत सारे पाकिस्तान या इस तरह के मुल्कों में जो बहुत सारे कारोबार होते हैं वो कोई डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं होती। आप जाएं आड़तियों के पास देखें, ये छोटी सी चिट पे बहुत बड़ा कारोबार हो रहा होता है। तो आप इस इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करते हुए आपको वक्त लगेगा, आपको स्टेजेस बनानी पड़ेंगी, लेकिन आप इस तरह के इकदाम ना करें कि वो लोग डिस्करेज हों, वो लोग अपना पैसा लगाने में इंटरेस्टेड ना हो, उससे तो कभी भी इकोनॉमी रिवाइव नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट को और हमारे पॉलिसी मेकर्स को ये सोचना चाहिए कि कभी भी इन्वेस्टर को, ताजिर को आप डिस्करेज नहीं करते। इकोनॉमी गवर्नमेंट नहीं चला सकती, इकोनॉमी इन लोगों ने चलानी। साहब, मैं इस बयान के हवाले से जो साद रफीक का आया, उन्होंने वाज़ेह तौर पे बोला है कि सियासी इंतकाम से फुर्सत मिले तो हुकूमत कुछ करे, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्शन या रिएक्शन तो नहीं है, क्योंकि अदालत ने दोबारा तलब कर लिया उन्हें और गवाहों को पेश होने का कह दिया गया, हुक्म दे दिया गया पैरागॉन स्कैंडल में। जी देखें, ये फिर अगेन वही बात है, शहबाज शरीफ का गिरफ्तार होना, मरियम के बारे में बातें करना कि अभी उनको भी गिरफ्तार किया जाए, और साद रफीक को भी तलब कर लिया गया। तो ये बेसिकली दोनों को बुला लिया। हाँ वही ना, तो बेसिकली ये एक उसी तरह का एक प्रेशर टैक्टिक्स है जो गवर्नमेंट्स की तरफ से आम तौर पे होती है कि अपोजिशन को उनके जो एक्टिविटीज हैं उनको महदूद किया जाए। जाहिर है जब लीडर्स ही यही जानना चाहता हूं कि दोबारा तलबी हो गई है ख्वाजा बरदरान की और पैरागॉन स्कैंडल में और गवाहों को पेश होने का हुक्म है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसी वजह से ये रिएक्शन है कि वो ये कह रहे हैं सियासी इंतकाम है? लाहौर का बच्चा जानता है कि पैरागॉन हाउसिंग स्कीम साद रफीक और उनके भाई की है, लेकिन वो कहते हैं ये हमारी नहीं है क्योंकि उन्होंने बेनामी बनाई हुई है। अब वो केस तो चलेगा, गवाह पेश होंगे, उसमें कैसर अमीन भट्ट जो है वादा माफ गवाह हैं। लाहौर के हर बच्चे को, हर शख्स को मालूम है कि ये इनकी स्कीम है, लेकिन वो कहते हैं जी हमारी नहीं है। और वो हमसे प्राइवेट बातों में खुद कहते थे कि ये हमारी स्कीम है, और इसका तो अभी हमने इस पे इतने अरब रुपए के अभी तो प्लॉट अभी बेचने रह गए हैं। तो भाई ये पाकिस्तान में करप्शन एक बड़ा संगीन मसला है, और ये अपनी करप्शन और अपनी उसको नाजायज दौलत को बचाने के लिए जमहूरियत की छतरी इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान ने इनको बहुत, मेरे ख्याल में, नरमी का मुजाहरा किया, इनको साथ ज्यादा सख्ती करनी चाहिए थी। अगर इमरान खान जो है वो चाहते हैं कि मुल्क पटरी पे चले, तो ये जितने भी शर पसंद और फसादी लोग हैं, इनकी चाहिए थी और नरमी की गई, उसकी कोई वजह नजर आती है आपको? बस इसलिए कि वो समझते हैं कि जमहूरियत के जरिए और सिस्टम के जरिए काम चलाया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान का माहौल और कल्चर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अदालती कानूनी निजाम ऐसा है कि ग्रे एरियाज बहुत हैं। चले ठीक है, अंदाजा वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाजत लेना होगी। आपकी शिरकत का, आपके तजिए का, कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। गिलानी साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।